स्क्रीन दिख रही है सभी को? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके, ठीक है। सो आपको पता है कल मैंने एक नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है, नॉर्मल, जिसमें अपन जावास्क्रिप्ट, या आप नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाना ने क्या करना है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो कि आप एक फोल्डर बना सकते हो और फिर यहाँ से फाइल से आप ओपन फोल्डर बोलो और उसके अंदर जो भी कोड लिखना है वो लिखो, बट दैट इज अ नॉर्मल प्रोजेक्ट, ठीक है, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट आप वो कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। बट एक्चुअल जब अपन सेल्सफोर्स में काम करेंगे या सेल्सफोर्स के अंदर हम लोग जब काम करते हैं, ठीक है, तो अपने को सेल्सफोर्स का कोड लगेगा, क्लियर है, सेल्सफोर्स का कोड लगेगा, ठीक है। सो सेल्सफोर्स के कोड को लेके फिर उसमें अपन जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, ये सारी चीजें डालेंगे, ठीक है। तो वो लाइटनिंग का प्रोजेक्ट कैसे बनता है वो आगे की बात है। अभी पहले तो अपन नॉर्मल प्रोजेक्ट हम लोग अभी लाइटनिंग का प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, पहले सबसे पहले नॉर्मल प्रोजेक्ट कैसे बनता है, सेल्सफोर्स का नॉर्मल प्रोजेक्ट कैसे बनता है और उसको फिर कैसे रन किया जाता है वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसके बाद फिर आपका लाइटनिंग का प्रोजेक्ट आएगा। तो आप यहाँ पे हो, आपको मैंने बताया था कि आपको 2 सॉफ्टवेयर लगेंगे, जो मैं बार बार बताते आ रहा हूँ आपको कि मैंने आपको दोनों सॉफ्टवेयर दिए थे, एक तो ये वाला विजुअल कोड एंड एस एफ डी सी विंडो, ठीक है, ये एस एफ डी सी कमांड चलाने के लिए, तो ये इंस्टॉल करो और बाद में इसको इंस्टॉल करो, ठीक है, विजुअल कोड इसको इंस्टॉल करो और फिर इसको इंस्टॉल करो, ठीक है। तो वो कमांड प्रॉम्प्ट से वो चीज़ें ले लेगा, ठीक है। अब ये दोनों इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे अगर आप आते हो, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आने के बाद अभी तो आपके पास कुछ नहीं है, तो सबसे पहले क्या देखो कि एस एफ डी सी कमांड ये आपके इसमें इंस्टॉल है क्या, यानी ये ऐसा कंसोल रहता है और कंसोल में चीज़ें दिखती है, तो वो एस एफ डी सी कमांड इंस्टॉल है क्या नहीं वो चेक करने के लिए आप क्या करोगे, ये यहाँ पे, ये देखो 1 2 3 4 यहाँ पे सब आइकॉन्स है, यहाँ पे जाके एक्सटेंशंस रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्सटेंशन, एक लास्ट वाला एक्सटेंशन है यहाँ पे टाइप करना एस एफ डी सी डी एक्स, एस एफ डी एक्स, ऐसे टाइप करना। तो आपको ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स है, प्लगइन्स यानी ये विजुअल स्टूडियो को सेल्सफोर्स के साथ इंटीग्रेट करने के लिए सॉफ्टवेयर आते हैं, तो विजुअल स्टूडियो आपको ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो के अंदर ये सॉफ्टवेयर अपने को इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ये सॉफ्टवेयर को। तो एस एफ डी सी में आप रिट्रीवल, ये मैंडेटरी है, इसको क्लिक करोगे तो ऐसी बटन दिखेगी आपको, उसको इंस्टॉल कर देने का, एस एफ डी सी रिट्रीवल, एस एफ डी एस सी एल आई कमांड लिब के लिए। तो वो तो सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है, साथ में ये भी सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है, वो कमांड प्रॉम्प्ट इंटरफेस देखने के लिए। तो पहले ये रिट्रीवल, ये और ये डिप्लॉय वाला भी आप कर सकते हो अगर करना है तो, एस एफ डी सी डिप्लॉय, ये आगे में आपको काम आएगा। डिप्लॉयमेंट कैसे होता है, डिप्लॉयमेंट कल जाके अपने को डिप्लॉय करना पड़ेगा सर्वर के अंदर वगैरह, तो तब ये आपको काम में आएगा, तो मैं बताऊंगा वो सारी चीज़ें कैसे डिप्लॉय वगैरह होता है। तो एस एफ डी सी डी एक्स डिप्लॉय ये भी आपको काम में आएगा। तो ये 3 सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करोगे, ये एक्सटेंशन है यहाँ पे, एक्सटेंशन में आप एस एफ डी एक्स को, उसमें आपको ये तीनों सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, एस एफ डी एक्स, ठीक है, एस एफ डी एक्स सी एल आई एंड एस एफ डी एस रिट्रीवल, तो ये तीनों सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये इंस्टॉल हो गए, क्लियर है, ये इंस्टॉल होने के बाद आप यहाँ पे फिर से आपके प्रोजेक्ट पे आओगे, यहाँ पे एक्सप्लोरर करके रहता है, ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, और लास्ट में है एक्सटेंशन, जहाँ से आपने एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल की। अब यहाँ पे आने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट पी, क्या बोल रहा हूँ मैं, कंट्रोल शिफ्ट पी, ठीक है, ऐसा क्लिक करोगे कंट्रोल शिफ्ट पी, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट पी में आपको ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें से आपको एक ऑप्शन क्लिक करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट विथ मैनिफेस्ट, क्या बोलना है, क्रिएट प्रोजेक्ट विथ मैनिफेस्ट। अगर आपको सेल्सफोर्स का प्रोजेक्ट बनाना है तो यहाँ पे बोलना पड़ेगा क्रिएट प्रोजेक्ट विथ मैनिफेस्ट, ठीक है, क्लियर है क्या, कंट्रोल शिफ्ट पी दबाओ। अगर यहाँ पे नहीं आता तो आपको थोड़ा टाइप करना पड़ेगा, एस एफ डी एक्स कोलन क्रिएट प्रोजेक्ट, तो आ जाता है नाम, ठीक है, या एस एफ डी एस ऑलरेडी आता है, आप क्रिएट प्रोजेक्ट भी लिखे तो आ ही जाएगा ये नाम, क्रिएट प्रोजेक्ट विथ मैनिफेस्ट, इसको क्लिक करना है, ठीक है। कभी कभी टाइम लगता है आने के लिए, तो ऐसा नहीं कि वो नहीं आ रहा करके वेट करो थोड़ा, ठीक है, और इसको क्लिक करो।
अब वो क्रिएट होने के बाद जब आप क्लिक करते हो तो थोड़ा टाइम लेता है वो, अभी मेरे इसमें फास्ट आ रहा है बट आपके इसमें थोड़ा टाइम लेगा पहली बार, ठीक है। अब वो आने के बाद आपको पूछेगा कि कैसा प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं बोलूँगा स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट टेम्पलेट। अब प्रोजेक्ट को नाम, ठीक है, तो आपको जो नाम देना है, तो मैं बोलता हूँ टेस्ट सेल्सफोर्स, ठीक है। अभी अपन एपेक्स ले रहे तो एपेक्स वाला, लाइटनिंग लेंगे तब लाइटनिंग, ऐसा कुछ नाम लिख लिया, तो ये मेरा प्रोजेक्ट है टेस्ट सेल्सफोर्स एपेक्स, ठीक है। आप नाम कुछ भी दे दो और एंटर दबा दो, और फिर वो आपको पूछेगा कि कहाँ पे आपको इसको ये करना है, स्टोर करना है। तो आप जैसे मेरे इसमें सेल्सफोर्स नाम का ये है, तो यहीं पे मैं स्टोर कर देता हूँ इसको, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहीं पे क्रिएट बोल देने, फोल्डर क्रिएट नहीं करना आपको, वहीं पे वो क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको सिर्फ पाथ बताना है। ये रिकमेंडेड रिपोजिटरीज वगैरह के लिए अभी अपने को काम नहीं है, ये बाद में करेंगे, तो इसको अभी ज़रूरत नहीं है, तो वो छोड़ देने का। तो ये आपका प्रोजेक्ट आ गया। तो अगर आपने देखा होगा तो इसमें कॉन्फ़िग है, ठीक है, फोर्स ऐप है, फिर उसके बाद फोर्स ऐप रहेगा इसमें। अगर आप देखोगे तो ओरा, क्लासेस, लेआउट, LWC, ऑब्जेक्ट, तो अपन जो कुछ भी करेंगे फोर्स ऐप के अंदर करेंगे, ठीक है। तो अपना जो भी कोड रहेगा या हम लोग जो भी सेल्सफोर्स का कोड ऐड करेंगे ये फोर्स ऐप के अंदर, ठीक है। तो ये फोर्स ऐप है, इसको एक्सपांड किया तो इसमें पूरी चीज़ें दिखेगी जो अपने को आगे में लगने वाली है, ठीक है। अभी तो ये सब कुछ खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ करना है नहीं आपको, ये सारी चीज़ें वैसे ही रखो। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको सेल्सफोर्स के साथ लिंक करना पड़ेगा, विजुअल स्टूडियो को सेल्सफोर्स के साथ लिंक करना पड़ेगा, तभी जाके आप उसका कोड ले सकते हो। क्लियर है? तो सेल्सफोर्स को पहले तो इसके साथ लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक कैसे करोगे? तो इसलिए फिर से कंट्रोल शिफ्ट पी, ठीक है। और यहां पे आएगा ऑथराइजेशन एंड ऑर्ग, ठीक है, ऑथराइजेशन एंड ऑर्ग। तो ऑथराइजेशन एंड ऑर्ग का क्या मतलब है? तो ऑथराइजेशन एंड ऑर्ग पे क्लिक करो, ठीक है। तो अभी क्या होगा, मेरे पास ऑलरेडी ऑर्ग बना है। तो ऑर्ग का क्या मतलब है? ऑर्ग यानी जो तुम्हारा सेल्सफोर्स का लॉगिन है, जो तुम्हारा सेल्सफोर्स का लॉगिन है उसको एक ऑर्ग बोला जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। समझा क्या? पहले तुमको एक ऑर्ग क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कल जाके क्या होता है कि जब अपन एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, कोई भी 10 लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वो 10 लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट यानी क्या हो गया? ऑर्ग, ठीक है। और मैक्सिमम बार तो भी एक ही ऑर्ग में एक ही प्रोजेक्ट रहता है, बट अभी अपन लोग पढ़ रहे हैं इसलिए अपन ने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाते हैं अपन एक ऑर्ग के अंदर। जैसे अपन ने बैटर स्टेशन बनाया, लीव एप्लीकेशन बनाया, अभी भी बहुत सारी चीजें अपन बना रहे हैं। बट मैक्सिमम जब अपन एक यूजर लॉगिन करता है तो उसको सिर्फ एक क्या दिखता है? प्रोजेक्ट दिखता है, और उसको बोला जाता है ऑर्ग, ठीक है। तो ये बोलता है कि आप ऑर्ग बनाओ, पहले पहले तो आपको ऑर्ग बनाना पड़ेगा, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। तो आप कोई भी नाम दे सकते हो उसको। तो मैक्सिमम लोग क्या देते? ORG, ऑर्ग ही नाम देते, या ORG1, ORG2। यानी बाद में जब भी ये क्या करेगा, उसको कनेक्ट करेगा या उसमें डेटा लेगा या डेटा भेजेगा, तो वो किसके हिसाब से भेजेगा? ऑर्ग के हिसाब से। क्लियर है क्या? यानी वो ऑर्ग जो है, इसलिए वो हर बार बोल रहा है कि ओपन अ डिफॉल्ट ऑर्ग, ठीक है। यानी जब भी अपन इसको क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट पी करते हैं और बोलते हैं ऑथराइजेशन एंड ऑर्ग। ऑथराइजेशन एंड ऑर्ग ये क्या मतलब है कि आपका जो सेल्सफोर्स का पेज है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आपका प्रोजेक्ट है, उसको वो क्या कर रहा है? ऑथराइज कर रहा है। तो ये क्लिक होने के पहले आपको वो बोलेगा क्रिएट एन ऑर्ग, अगर क्रिएट नहीं है तो, ठीक है। तो आपको कोई भी एक नाम दे देना है, बट वो नाम यानी आपके सेल्सफोर्स के प्रोजेक्ट का नाम हो, सेल्सफोर्स के अंदर के कंटेंट का नाम हो गया। यानी आपका पूरा सेल्सफोर्स उस नाम से जाना जाएगा अभी कोड में। समझा क्या? आपका सेल्सफोर्स यानी आपके सेल्सफोर्स के अंदर जो कुछ भी कोड है वो उस नाम से जाना जाएगा, यानी विजुअल स्टूडियो में उस नाम से अपन उसको एक्सेस करेंगे। और वो ऑर्ग यानी पूरा प्रोजेक्ट, यानी जितने भी विजुअल फोर्स के क्लासेस है, जितने भी एपेक्स क्लासेस है, जितने भी ट्रिगर्स है, वो सब मिला के एक ऑर्ग बनेगा फिर।
यानी ऐसा नहीं होगा कि 4 पेज यानी अलग प्रोजेक्ट, पांचवा पेज अलग प्रोजेक्ट है, ये एपेक्स क्लास कुछ एक प्रोजेक्ट के लिए, दूसरे एपेक्स क्लास दूसरे प्रोजेक्ट के लिए, ऐसा नहीं होगा। एक ऑर्ग यानी एक प्रोजेक्ट माना जाएगा और उसमें पूरी चीजें आएगी जितना भी आप लिख रहे हो सेल्सफोर्स के अंदर। ये समझ में आ रहा क्या? तो आपने अब तक जो सेल्सफोर्स के अंदर कोड डाला है वो पूरा मिला के एक ऑर्ग बनता है विजुअल स्टूडियो के लिए, ठीक है। उसमें अपन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये 5 पेज एक प्रोजेक्ट के, ये 5 पेज दूसरे प्रोजेक्ट के, ऐसा प्रोजेक्ट अलग अलग नहीं होता। पूरा एक सेल्सफोर्स का लॉगिन यानी वन ऑर्ग होता है। ये समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है क्या? क्या बात कर रहा हूं मैं, क्या क्या बोल रहा हूं मैं? पूरा सेल्सफोर्स का लॉगिन यानी एक ऑर्ग कंसीडर होता है, एक ऑर्ग यानी एक प्रोजेक्ट कंसीडर होता। और हम लोग जो कुछ भी सेल्सफोर्स के अंदर बनाएंगे वो पूरा मिला के एक प्रोजेक्ट कंसीडर होगा। और जब भी अपन कोड रिट्रीव करेंगे तो पूरा कोड आएगा। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि सिर्फ 5 पेज आना चाहिए, छठवां पेज अलग प्रोजेक्ट का है, ऐसा नहीं। जितना भी आपने सेल्सफोर्स के अंदर बनाया वो सब मिला के आपके पास आ जाएगा। यानी अगर कल जाके तुमने बैटर स्टेशन बनाया और लीव एप्लीकेशन भी बनाया, एक ही लॉगिन से बनाया, अब तुम बोल रहे हो कि नहीं 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 मेरे को सिर्फ बैटर स्टेशन के पेज चाहिए, तो वैसा नहीं आएगा। बैटर स्टेशन के भी आएंगे और लीव के आएंगे, क्योंकि वो पूरा मिला के एक ऑर्ग बनता है। ये क्लियर है क्या? समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? ऑर्ग का मतलब, इसलिए आपको विजुअल स्टूडियो में एक ऑर्ग क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। और वो ऑर्ग यानी तुम्हारा सेल्सफोर्स के अंदर के पूरे कंटेंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, पूरे कंटेंट को, नॉट स्पेसिफिक टू द प्रोजेक्ट। समझा क्या सभी को? बाकी लोगों को समझा? ठीक है। इसलिए सेल्सफोर्स के अंदर सब कुछ जो मिल रहा है वो एज अ ऑर्ग रिप्रेजेंट होता है। तो आप नाम कुछ भी दो, आप बोलो माय ऑर्ग या सेल्सफोर्स ऑर्ग, जो नाम देना है, बट वो ऑर्ग जो है यानी वो जो नाम है उससे रिलेटेड आपको सेल्सफोर्स के अंदर के सारी चीजें क्या होगी, लिंक होगी, या वो मिला के आपके पास पूरा का पूरा क्या आएंगे, कंटेंट आएंगे। समझा? और बेसिकली क्या होता है, जब भी अपन सेल्सफोर्स के अंदर कोई भी काम करता है तो उसको जो लॉगिन दिया जाता है, तो वो जब वो सेल्सफोर्स के अंदर लॉगिन होता है तो उसको एक ही ऑर्ग के ऊपर काम करता है वो, यानी एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है। ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स नहीं रहते वहां पे। अगर मल्टीपल रहेंगे तो फिर उसको समझेगा नहीं कौन से क्लासेस, कौन से विजुअल फोर्स, कौन से क्लासेस किसके थे। इसलिए हर एक यूजर यानी अगर 10 लोग एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट यानी उसके लिए क्या है, एक ऑर्ग है। और वही ऑर्ग फिर अपन यहाँ पे क्या करते हैं, लिंक करते हैं और उसमें का कोड वापस लाते। समझा क्या? तो कल जाके आपको अगर पूछा गया, ठीक है, कि आपने कोड कैसे रिट्रीव किया, तो हम लोगों ने एक ऑर्ग बनाया, ठीक है, और वो ऑर्ग रिप्रेजेंट किया अपने सेल्सफोर्स के लॉगिन के साथ। और उस लॉगिन में जो कुछ भी बनाया था वो हम लोगों ने विजुअल स्टूडियो के अंदर क्या किया, लेके आए, यानी इंटीग्रेट करके हमने उससे डेटा फेच करके फिर हमने विजुअल स्टूडियो कोड में उसका क्या किया, कोडिंग किया। ये समझ में आ रहा क्या? तो एक प्रोजेक्ट यानी एक और एक सेल्सफोर्स के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट नहीं होते, एक सेल्सफोर्स के लॉगिन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट नहीं होते। एक सेल्सफोर्स का लॉगिन यानी एक ऑर्गेनाइजेशन यानी एक ऑर्ग यानी एक प्रोजेक्ट, और उसके अंदर जो कुछ भी रहेगा वो सभी उस ऑर्ग के साथ रिप्रेजेंट रहेंगे। ये दिमाग में फिट कर लो। अगर गलती से भी तुम ये बोल रहे हो कि नहीं मेरे इसमें 4-5 प्रोजेक्ट है एक लॉगिन के अंदर, ठीक है, तो वो कंसिडर नहीं होता। एक लॉगिन एक ऑर्ग, अगर तुमको 5 प्रोजेक्ट बनाने हैं तो दूसरा लॉगिन करो, उसको दूसरा ऑर्ग रहेगा, तीसरा लॉगिन रहेगा उसका तीसरा ऑर्ग रहेगा, और उसका कोड उसमें रहेगा, इसका कोड इसमें, ऐसे अलग अलग लॉगिन के अलग अलग ऑर्ग रहेंगे, और वो उसके अंदर क्या रहेगा, कोड उनका रहेगा। ठीक है। अगर आपको कल जाके 2 प्रोजेक्ट बनाए तो एक बैटर स्टेशन एक अलग और करेगा, एक लीव एप्लीकेशन एक अलग और करेगा, और कोई आप प्रोजेक्ट बना तो उसका और अलग रहेगा, और उसका लॉगिन भी अलग रहेगा। क्लियर है क्या? तो अभी आपको और पहले तो बनाना पड़ेगा। मैंने पहले से बना लिया, उसका नाम मैंने org रखा है, ठीक है। तो अभी सिंपल मैं क्या कर रहा हूं, उसको कनेक्ट कर रहा हूं। तो Ctrl+Shift+P, ऑथराइज एन ऑर्ग ऐसा बोलूंगा, और यहाँ पे नेम वैसे ही आएगा, ऑथराइजेशन ऑर्ग। पहले तुमको बोला जाएगा क्रिएट एन ऑर्ग, कोई भी एक नाम दे दो, और ऑथराइज। अब वो जो नाम दिया वो आपके सेल्सफोर्स के लॉगिन में अंदर में रिप्रेजेंट करेगा पूरे कंटेंट को। अब वो बोलेगा प्रोजेक्ट का डिफॉल्ट यूआरएल, हाँ ये जो यूआरएल है यही डिफॉल्ट यूआरएल है, तो इसको क्लिक करो, ठीक है। अब वो पूछेगा ऑर्ग का नाम,
जो आपने नाम पहले से क्रिएट किया वो नाम। तो अगर क्रिएट नहीं किया होगा तो आप अलग नाम दे सकते हो, या आपने जो नाम पहले से क्रिएट किया वो नाम दो, ठीक है। या आप पहले नए भी हो तो भी वो ऑर्ग नाम पूछेगा, नहीं होगा तो क्रिएट करेगा, और फिर बार बार अपने को यही नाम देना है जो भी आपने नाम दिया होगा, और एंटर मार दो। अभी मैंने नाम ORG लिया है। अब वो क्या करेगा, SFDC को रन करेगा, और फिर वो क्या करेगा, आपका ब्राउजर ओपन कर देगा। आपका ब्राउजर ओपन होने के बाद आपको सिर्फ उसमें क्या करना है, आपका क्रेडेंशियल दे देना है, और लॉगिन करना है। अब ये लॉगिन होने के बाद अगर आप फिर से विजुअल स्टूडियो में जाओगे तो वहां पे लिखाएगा ऑथराइजेशन एंड ऑफ सक्सेसफुली, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये ऐसा आउटपुट में आपको, अगर आप ऐसा ऊपर में देखोगे तो ये ऐसा आउटपुट में वो ऑथराइजेशन कर रहा है, ये ऐसा पूरा कंटेंट दिखता है ऑथर कमांड प्रॉम्प्ट में, ये कमांड प्रॉम्प्ट है उसका, सेल्सफोर्स CLI। अब आपका ऑथराइजेशन हो गया, अब ऑथराइजेशन हो गया यानी आपका सेल्सफोर्स के साथ लिंक हो गया। अब लिंक होने के बाद क्या होगा, ठीक है, क्लियर है। अभी आपका ये लॉकडाउन ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अभी आपको आपका कोड लेके आना है। यहाँ पे क्या लेके आना है, कोड। सेल्सफोर्स के अंदर जो आपने विजुअल फोर्स के पेज बनाए, एपेक्स के पेज बनाए, ट्रिगर बनाए, ठीक है। तो आपको जो जो चीजें लगती है, जो जो चीजें, हर चीज नहीं, अगर आपको जो जो चीजें यहाँ पे लेके आना है तो आप यहाँ पे फोर्स ऐप करके जो ये है उसके नीचे में मैनिफेस्ट करके है, एक कंटेंट आएगा मैनिफेस्ट। इसको एक्सपांड करोगे तो यहाँ पे मिलेगा package.xml। क्या मिलेगा, package.xml। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है स्टार एपेक्स क्लास, यानी पूरे एपेक्स क्लास, पूरे एपेक्स क्लास के कंपोनेंट, एपेक्स पेज, ठीक है, टेस्ट सूट, टेस्ट क्लासेस, ट्रिगर, ऑरा डेफिनेशन बंडल अगर है, लाइटनिंग कंपोनेंट अगर कुछ है तो, स्टैटिक रिसोर्स कुछ है तो, यानी ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दी गई। अभी तक अपन ने क्या किया, क्लासेस ही लिए, ऑब्जेक्ट्स वगैरह नहीं लिए। अगर आगे में अपने को ऑब्जेक्ट लगता है तो अपन ऑब्जेक्ट भी लेंगे, तो वो कैसे लेंगे वो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट ले सकते हो, लिख सकते हो कस्टम ऑब्जेक्ट, स्टार कस्टम ऑब्जेक्ट, तो पूरे कस्टम ऑब्जेक्ट वाले जितने भी है वो ऑब्जेक्ट भी अपने को आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी के लिए अपन ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे, अपन सिर्फ एपेक्स क्लास, कंपोनेंट, पेजेस, टेस्ट सूट, एपेक्स ट्रिगर। तो यहाँ पे सिर्फ अपने को एक टैग यूज करना है, और वो टैग ऐड किया और वहां पे स्टार लिख के बोल दिया, क्या बोल दिया आपने, कस्टम कंपोनेंट, स्टैंडर्ड कंपोनेंट, तो वो भी कोड यहाँ पे आ जाएगा। अब वो अपन लाइटनिंग में जब कोड करेंगे तब वो ऑब्जेक्ट्स भी लेके आएंगे, पर अभी के लिए अपन सिर्फ क्या रह रहे, क्लासेस ला रहे, पेजेस ला रहे, ट्रिगर ला रहे, उनके कंपोनेंट ला रहे। तो यहाँ पे वो सारी चीजें दी गई। अगर आपको क्लासेस नहीं चाहिए तो ये टैग निकाल देने का, समझा क्या। अब बस यहाँ पे वो चीज पहले से लिखी है, बस आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, ये package.xml के ऊपर ये जो यहाँ पे लिखा है इसके ऊपर सिर्फ राइट क्लिक करना है और बोलना है रिट्रीव। रिट्रीव करना है ना अपने को कोड, सेल्सफोर्स से कोड अपने को इधर लेके आना है, तो बोलना है रिट्रीव सोर्स इन मैनिफेस्ट, तो यहाँ पे क्लिक करने का। अब ये क्या करेगा, जो भी वहां पे लिखा गया है एपेक्स क्लास, कंपोनेंट, पेजेस, ये वो सारी चीजें यहाँ पे क्या कर देगा, वो रिट्रीव कर देगा, यानी इस कोड में वो सारी चीजें आ जाएगी। रिट्रीव सोर्स सक्सेसफुल रैन, तो ये पूरा रैन हो गया, यानी उसने पूरी चीजें लेके आ गया, ये पूरा यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, ठीक है, वो सारी चीजें उसने लेके आ गया, ठीक है। अब अपने को कैसे पता चलेगा, तो थोड़ा इधर रिफ्रेश मारने का ऊपर में। अब अगर आप फोर्स ऐप को एक्सपांड करोगे, ठीक है, और अगर एप्लीकेशन देखोगे तो एप्लीकेशन कुछ नहीं था इसलिए कुछ नहीं मिला। अब क्लासेस में देखो तो अभी आपको पूरे क्लासेस जो आपने बनाए होंगे वो पूरे क्लासेस
कंपोनेंट अगर कुछ बनाए होंगे तो कंपोनेंट। अब पेजेस, ऑब्जेक्ट, अभी मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बोले थे इसलिए ऑब्जेक्ट्स नहीं आए। पेजेस, तो पेजेस में आपके पूरे विजुअल फोर्स के पेजेस, ठीक है, ये उसका कोड रहता है, ये वाला जो अपन ने लिखे थे, ठीक है। तो ये पूरे विजुअल फोर्स के पेजेस भी इधर आ गए। तो पेजेस में पेज दिखेगा, LWC जब बनाएंगे तो ये LWC में दिखेगा, ठीक है। अभी मेरे इसमें आ गए, बट आपको आगे में आने के लिए वो सारी चीजें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और आपके क्लासेस भी आ गए, समझा क्या? तो ऐसे मिला के आपके पूरे कंपोनेंट यहाँ पे आ गए। अगर आपने टैब बोला रहता तो टैब्स भी आ जाते, ट्रिगर, तो आपने, हम लोगों ने ट्रिगर भी लिखे थे, वो पूरे ट्रिगर्स भी आ गए। तो ये समझा क्या? स्टैटिक रिसोर्स अगर कुछ आपने बनाए होंगे, अपन ने स्टैटिक रिसोर्स बनाए थे इमेज वगैरह, वो भी इधर आ जाएंगे अगर आपने लिखा होगा वहाँ पे, यानी सिंस अपन ने वहाँ पे लिखा था स्टैटिक रिसोर्स भी, ये इसलिए स्टैटिक रिसोर्स भी आ गए। तो समझा कि आपको क्या करना है और कैसे इंटीग्रेट करके डेटा लेके आना है यहाँ पे। क्लियर है क्या? समझा? तो आपको पहले प्रोजेक्ट बनाना है, फिर ऑथराइज करना है, ऑथराइज होने के बाद फिर आप क्या करोगे, package.xml पे राइट क्लिक करके रिट्रीव सोर्स इन मैनिफेस्ट बोलोगे, आपको पूरा कोड यहाँ पे आ जाएगा। समझा क्या, या रिपीट करना है? तो ऐसा करके हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल्सफोर्स को, ठीक है, सेल्सफोर्स को विजुअल स्टूडियो के साथ इंटीग्रेट करके सेल्सफोर्स का कोड अपन ने विजुअल स्टूडियो में लेके आया। और कोडिंग ऐसी ही होती है, वहां पे कोड नहीं बनाया जाता, यहाँ पे बनाया जाता है। समझा क्या? यस सर। सभी को समझा है क्या किया है अपन ने, और ये आपको करना है। क्लियर है क्या? ये आपको सभी को वो सारी चीजें करना है, ठीक है। तो इससे हम लोग, तो ये क्लियर है, इसका मैं वीडियो भी भेज दूंगा, बट इसको प्लीज करो और इंटीग्रेट करो, क्योंकि आपको आपके कोड में लिखना है या आपको आपके रिज्यूम में लिखना है विजुअल स्टूडियो, ठीक है। विजुअल स्टूडियो का यूज किया, SFDC, सेल्सफोर्स कंट्रोलर, CLI, कंट्रोल लिब लाइब्रेरी, ये भी आपने यूज किया है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई पूछता है तो आपको आना चाहिए सारी चीजें, सिर्फ डेवलपर कंसोल से काम नहीं चलता। समझा? अब अगर आपको कोई कोड यहाँ पे लिखना है, या आपने कोई कोड पहले से बनाया है उसमें चेंजेस करने हैं, और फिर उसको नए चेंजेस आपको डिप्लॉय करने हैं, यानी फ्रंट एंड पे देखने हैं, तो कैसे देखोगे? तो force.com में अगर मैं पेजेस की बात करता हूँ, ये कुछ पेजेस है अपने पास, तो ऐसा कोई भी पेज अपन ले लेते हैं। ये डेमो कंट्रोलर का, डेमो कंट्रोलर करके कोई क्लास है, ऐसा कोई नॉर्मल वाला है क्या? ठीक है, ये कांटेक्ट है, कांटेक्ट में फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, तो मैं फर्स्ट नेम के जगह क्या करता हूँ, लास्ट नेम डाल देता हूँ, ठीक है, लास्ट नेम, ऐसा कुछ डाल दिया। अब मैंने इसको चेंज किया ये पेज को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम डिटेक्ट होगा, और इसको क्या करते हैं अपन, सेव, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो फर्स्ट नेम को लास्ट नेम कर दिया, ठीक है। अब जैसे भी आप कोड अगर बना होगा या बनाना भी है, तो आप डायरेक्टली इसके ऊपर राइट क्लिक, मैं बनाना कैसा पेज मैं बताऊंगा, बट डायरेक्टली अगर आप जैसे बनाते थे वैसे ही बनाना है, बट यहाँ पे पहले से बना हुआ पेज है, बना हुआ पेज है, उसको आपने चेंज किया, यानी कोड को चेंज किया, लास्ट नेम था और यहाँ पे भी लास्ट नेम है, यहाँ पे भी लास्ट नेम, चलो अभी के लिए ऐसा कर लिया। फिर अगर अभी आपने सेव कर दिया, अब सेव करने से वो क्लाउड पे नहीं गया, वो आपके लोकल सिस्टम पे सेव हुआ, ठीक है। इसलिए आपको जब भी आप कोड लिखने के बाद, आपने चेंजेस करने के बाद, आपको राइट क्लिक करके क्या बोलना पड़ेगा, डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑर्ग, क्या बोलना पड़ेगा, डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑर्ग, यानी ये जो कोड है ये डिप्लॉय करना पड़ेगा, ठीक है। पहले कैसा होता था, अपन वहां पे क्लाउड में ही करते थे और वहीं पे प्रीव्यू कर देते थे, इसलिए वो डायरेक्टली होता था। अब बट अभी ये क्या है, ये अभी अपने लोकल सिस्टम पे,
और ये इंटीग्रेट हुआ है क्लाउड के साथ। कोड अपना लोकल सिस्टम पे है बट वो इंटीग्रेट है क्लाउड के साथ। तो अपना चेंज होने के बाद वो चेंज तो अपने लोकल सिस्टम पे हो जाएगा, बट लोकल सिस्टम पे चेंज होके क्या होगा, अपने को तो वो सेल्सफोर्स क्लाउड में डालना पड़ेगा। तो सेल्सफोर्स क्लाउड में डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी पेज है, जो भी क्लास है, पेज है, उसके ऊपर क्या बोलना पड़ेगा, डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑर्ग। ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा, उसको डिप्लॉय करेगा। ठीक है, अब ये शो बोल दिया। ठीक है, अब यहां पे प्रॉब्लम ये है कि यहां पे वो ऐसा टैब देगा नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ टैब देगा नहीं। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वो यूआरएल पहले बना के रखना पड़ेगा या यूआरएल देखना पड़ेगा इसका क्या कैसा यूआरएल रहता है, यानी बाकी के पेजेस जैसे चलते हैं वैसे इसका यूआरएल देखना पड़ेगा। या यहाँ से भी आपको यूआरएल मिलता है क्या, नहीं, यहाँ से भी आपको यूआरएल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये होने के बाद, ये डिप्लॉय होने के बाद, डिप्लॉयड सोर्स अगर आपने बोल दिया तो आपको खुद क्या करना पड़ेगा। अगर मैं शो बोलता हूँ तो मेरे को शो में भी कुछ दिखता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो पार्ट ये है कि यहाँ पे यूआरएल लिखेगा नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा क्लिक करके फिर आपका जो भी कोड है, ठीक है, जो भी है, यानी जैसे अपन ने पहले ये किया था, अकाउंट वगैरह का पेज दिखा था या आपके इसका पेज दिखा था, तो आप पहले तो उसका क्या करो, डेवलपर कंसोल से एक कोई भी पेज ओपन करके देख लो, कोई भी पेज, जैसा ये एक्सटेंशन वाला है, इसको अगर मैं प्रीव्यू करता हूँ तो क्या बनता है, ये वाला ऐसा यूआरएल बनता है ना, तो यही ऐसा कॉपी पेस्ट करने, कॉपी लेने का। ठीक है, और फाइल ऐसा कॉपी करने का। अब ये जहाँ से एक्सटेंशन कंट्रोलर है वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पेज का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पेज का क्या नाम है, कौन सा पेज है, डायनामिक री रेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐसा डायनेमिक, वो पेज का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यानी ऐसा एक यूआरएल पहले फिक्स कर देना पड़ेगा और फिर उसी को चलाना पड़ेगा, डायनामिक री रेंडर। ठीक है, और बस उठाओ और इसको फिर से चला, पेज एपेक्स पेज डायनामिक री रेंडर नॉट फाउंड, उसके बाद कुछ है क्या, DYNA DYNMAIC DYNMAIC, वो गलत दिया था, तो फिर वो आपको वो आपका पेज आ जाएगा, तो वो ऐसा ये यूआरएल फिक्स करके रख देने का। ठीक है, अगर मैं ये निकलता तो आता है क्या, हाँ तभी भी आता है, तो क्या करने का, ये अपना यूआरएल फिक्स कर देने का और फिर लास्ट में सिर्फ क्या करने का, जो भी पेज है, ठीक है, उसका नाम ऐड कर देने का। मैंने आपको तब भी बताया था वहाँ पे प्रीव्यू वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, तो यहाँ पे लास्ट में आपका विजुअल फोर्स का पेज ऐड कर देने का। ठीक है, ये आपका यूआरएल जो भी रहेगा, ठीक है, उसके एंड में, तो आपको ऐसा चलाना पड़ेगा उसको। अब अगर आप देखोगे तो लास्ट नेम भी वही आ रहा है, फर्स्ट नेम भी, वो तो मेरे जो भी मेरे चेंजेस थे वो आ गए यहाँ पे। समझा क्या, तो चलाना कैसे है, राइट क्लिक करो, जो भी आप चलाओगे, जैसा मैंने अभी यहाँ पे आप इसको फर्स्ट नेम दे दिया, फर्स्ट नेम दे दिया, सेव कर दिया, इसको क्या बोलूँगा, डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑर्ग, तो डिप्लॉय दिस सोर्स हुआ तो ये चेंज हो जाएगा। यूआरएल कैसे लोगे, तो आपका जो भी ये पेज को नाम है, तो पहले एक आधा पहले यूआरएल डाल दो, देख लो यूआरएल कैसे है करके आपके इसका, वो यूआरएल के इसमें स्लैश अपेक्स पहले ही रहेगा, सिर्फ लास्ट में आपको आपके पेज का नाम डालना है बस, और एंटर मार दो। अब ये देखो, ये फर्स्ट नेम आ गया। समझा क्या, डिप्लॉय कैसे करना है आपका कोड। ठीक है, डिप्लॉय यानी उसको ऐड कैसे करना है, समझा क्या,
बट यहाँ पे कैसा है, डायरेक्ट यूआरएल अपने को खुद को देना पड़ेगा, यूआरएल अपने को खुद को देना पड़ेगा। यहाँ पे यूआरएल जैसे अपन वहाँ पे प्रीव्यू करते थे वैसे प्रीव्यू नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। आपको वो यूआरएल देके उसको चलाना पड़ेगा, समझा क्या? ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है, इसलिए आपको उसको वही चीज से चलाना पड़ेगा। क्लियर है क्या सबको? ठीक है, पेजेस बनाना है, जैसे विजुअल फोर्स का पेज बनाना है, जैसे अपन वहाँ पे बनाते थे ना, यहाँ पे पेज के ऊपर राइट क्लिक करो, ठीक है, और जैसे ही पेज के ऊपर राइट क्लिक करोगे, ठीक है, पेज के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो पेज के ऊपर राइट क्लिक करने पे क्रिएट विजुअल फोर्स पेज यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो क्रिएट विजुअल फोर्स पेज, अब उसको नाम दे दो, ठीक है, विजुअल स्टूडियो टेस्ट, ऐसा कुछ दे दिया और एंटर मार दिया। और कहाँ पे बनाना है, तो हाँ मैं बोलूँगा डिफॉल्ट पेज के अंदर, पेजेस है ना उसी के अंदर चाहिए, तो एंटर मार दूंगा, तो ये बन गया। अब तुम अपना कोड लिखो, जो भी आपको कोड लेना है, कंट्रोलर को किसको कॉल करना है, क्या नहीं करना है, कोड लिखो, फिर राइट क्लिक करके उसको डिप्लॉय कर दो और रन करो। समझा क्या? तो ये जो कोड है वो उधर सेल्सफोर्स के अंदर भी चला जाएगा, यानी आपने कोड इधर डाल दिया तो फिर आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो अगर आपने डिप्लॉय कर दिया तो उसको। तो क्लियर है क्या? ये क्लियर है? कैसे पेज बनाना, पेज क्लास, डायरेक्टली क्लासेस बनाना है, ठीक है। तो आपने जो क्लासेस है उसके ऊपर जाओ, ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, क्रिएट एपेक्स क्लास, तो एपेक्स क्लास बन जाएगा। ट्रिगर के ऊपर राइट क्लिक करो, ट्रिगर बन जाएंगे। तो जैसे आप वहां पे बनाते थे वैसे ही है यहाँ पे, बस यहाँ पे आपको आप एडिटर्स का यूज कर रहे हो, जैसे अपना एक्लिप्स का एडिटर था वैसे यहाँ पे क्या है, सेल्सफोर्स का एडिटर है, यानी विजुअल स्टूडियो। और मैक्सिमम जो कोडिंग होती है वो विजुअल स्टूडियो के अंदर ही होती है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन इसके ऊपर? ठीक है, और आपको वही बोलना है कि आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, आपने जो भी प्रोजेक्ट में क्या क्या बता रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान में रखो, ठीक है। आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, वो आपने विजुअल सोर्स विजुअल स्टूडियो के थ्रू ही किया है, ठीक है, विजुअल स्टूडियो के थ्रू ही किया है। और अगर आपका बोला गया कि आपने आपका कोड कहाँ पे था, कौन से रिपोजिटरी में था, तो बोलो कि हमने गिट रिपोजिटरी यूज की है, उसमें अपना कोड था, यानी कोड कहाँ पे स्टोर रहता है। अभी तो अपन ने कोड सेल्सफोर्स से लिया, बट मैक्सिमम टाइप कोड क्या रहता है, एक रिपोजिटरी, रिपोजिटरी पता है ना, जहाँ पे डेटाबेस जैसा एक जगह रहती है, तो गिट नाम की एक रिपोजिटरी है, तो उस गिट में स्टोर था, वहां से हम लोगों ने उसको एक्सेस किया था और वहीं पे हम लोग कोड को कमिट करते थे। समझ में आ रहा क्या, ऊपर से जा रहा है? समझा क्या? फिर से समझो। क्या होता है एक्चुअल जब कोड होता है या प्रोजेक्ट बनता है, जैसे आपको कोई कंपनी में बोला गया कि आपको कोई एक प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे मैंने बोला हॉस्पिटल मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बनना है, ठीक है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए कोड बनाना है, हॉस्पिटल हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोड है, प्रोजेक्ट बनाना है। अब इसके अंदर मल्टीपल क्या है, यूजर है, यूजर वन, ठीक है, यानी डेवलपर, डेवलपर वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको पता चाहिए कि एक्चुअल कंपनी में कब वर्क किया जाता है तो कैसे किया जाता है। ये डेवलपर है, ठीक है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ठीक है। अब ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट यानी एक क्या रहेगा, ऑर्ग, ठीक है, और इन सबको वो ऑर्ग का एक्सेस रहेगा, ठीक है। बट ये कोड जो है, ये हॉस्पिटल मैनेजर का जो भी स्ट्रक्चर है, यानी कोड बनने के पहले स्ट्रक्चर तो बनेगा, ये फोल्डर, वो फोल्डर, ऐप फोल्डर, ये फोल्डर, तो ये सब फोल्डर बना के एक रिपोजिटरी में स्टोर किया जाता है। तो बहुत सारे रिपोजिटरी है, जैसे एसवीएन है, ठीक है, वैसी एक सबसे फेमस रिपोजिटरी है जिसका नाम है गिट, गिटहब बोलते हैं उसको। गिटहब एक रिपोजिटरी है जहां पे एक्चुअल में डेटा स्टोर होता है, और वहीं से अपन डेटा को क्या करते लेते हैं, ठीक है, कहां से लेते हैं, गिटहब से लेंगे, ठीक है।
क्लियर है? यानी ये गिटहब सेल्सफोर्स के साथ लिंक रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वो गिटहब से कोड लेंगे, ठीक है, और गिटहब से ही कोड लेते वक्त गिटहब से कोड लेंगे और कमिट भी गिटहब पे ही करेंगे, ठीक है, और फिर उसको लास्ट में क्या किया जाता है, सेल्सफोर्स के अंदर डिप्लॉय किया जाता है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट सेल्सफोर्स के अंदर लॉगिन क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं और डायरेक्ट सेल्सफोर्स के अंदर का कोड ले रहे हैं और वहीं पे उसको डिप्लॉय कर रहे हैं, बराबर है? समझ में आ रहा क्या? ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, एक रिपोजिटरी रहती है गिटहब और इसके अंदर अपना कोड रहता है, क्लियर है? और सभी यूजर उसको कनेक्टेड रहते हैं, सभी यूजर इसको कनेक्ट, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे होता है करके, एक्चुअल कोड गिटहब से कैसे लेते हैं और कमिट करते हैं। अभी के लिए सुन लो कि एक्चुअल प्रोडक्ट सेल्सफोर्स के अंदर नहीं, जब अपन पढ़ रहे हैं तो अब अपन ने ये सारी चीजें की, क्योंकि मेरे को हम लोगों ने कोड सेल्सफोर्स के अंदर रखे थे और वहीं से अपन रिट्रीव कर रहे हैं। बट मैक्सिमम बार कोड कहाँ रहता है, एक गिटहब पे रहता है, गिटहब रिपोजिटरी। देखो, एक्सप्लोर करके देखो गिटहब रिपोजिटरी क्या होता है करके, आपको समझेगा क्या है। तो गिटहब एक रिपोजिटरी यानी एक जगह है जहाँ पे कोड स्टोर रहता है। तो वहां पे क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट वाले क्या करते हैं, जो भी आर्किटेक्ट रहता है वो वहां पे पूरा स्ट्रक्चर बना के स्टोर कर देता, जैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे जैसा स्ट्रक्चर है वो ऐसा पूरा स्ट्रक्चर बना के वहां पे स्टोर कर देगा और सभी को उसका एक्सेस दे देगा गिटहब रिपोजिटरी। क्योंकि गिटहब में ऐसा नहीं रहता कि सभी लोग एक्सेस, उनको यूजर ने पासवर्ड रहता, उसके थ्रू एक्सेस करता। अब सभी लोग क्या करेंगे, इसको एक्सेस करेंगे और फिर क्या करेंगे, यहीं पे क्या करेंगे, उसको चलाएंगे, ठीक है। यानी अपना जो भी कोड आएगा वो यही इसके अंदर डिप्लॉय हो जाएगा। यानी वहां पे क्या रहेगा, जब वो गिटहब के साथ रहेगा तो वो क्या रहेगा, डिप्लॉय टू सोर्स टू ऑर्ग नहीं रहेगा, डिप्लॉय द सोर्स टू गिट रहेगा। यानी अपन कमिट करेंगे डेटा, कमिट बोलते हैं उसको, डेटा कमिट करेंगे। जब भी आपका डेटा बन गया फिर आप उसको लोकल में रन करोगे, अगर वो बराबर रन हो रहा है तो आप उसको फिर क्या करोगे, कमिट कर दो, तो वो कमिट होके कहा जाएगा, ये हॉस्पिटल में यानी गिट में जाएगा। और फिर सब कुछ, सब डेवलपर ने सब कुछ कर लिया, सारी चीजें बराबर है, फिर लास्ट में क्या होता है, इसको पकड़ते हैं, ठीक है, जो कि पूरा प्रोजेक्ट बन गया होगा, तो फिर बनने के बाद उसको सेल्सफोर्स के अंदर क्या करते, फिर डिप्लॉय कर देते। ये समझ में आ रहा है क्या, क्या बोल रहा हूं मैं? बाद में उसको डिप्लॉय करते, तो पहले तो गिटहब में रहेगा, गिटहब में हम लोग कोड कमिट करते हैं या कोड लेते हैं, फिर वहां पे पूरी चीजें बनती है और फिर वो पूरा बनने के बाद फिर उसको लास्ट में सेल्सफोर्स के अंदर डिप्लॉय किया जाता। तो फिर सेल्सफोर्स में डेव में डिप्लॉय होता है, फिर डेव में अगर सब कुछ बराबर चला, डेव यानी डेवलपमेंट एनवायरमेंट में, फिर वो हो गया तो फिर उसको, फिर सेल्सफोर्स को क्या किया जाता है, फिर से टेस्टिंग को दिया जाता है, तो फिर टेस्ट एनवायरमेंट में जाता है और यहाँ से सारी चीजें होने के बाद फिर लास्ट में वो कहा जाता है प्रोडक्शन में जाता है। तो ऐसे 3 स्टेज पे वो टेस्टिंग भी होती है। डेव पे यानी जो भी अपन गिट रिपोजिटरी बना रहे हैं और ये डेवलपर सब कुछ कर रहा है तो वो डेव एनवायरमेंट हो जाएगा। फिर उसको सब कुछ होने का टेस्टर को दिया जाता है, उसको टेस्ट एनवायरमेंट बोलते हैं। यानी वही कोड रहेगा बट सेल्सफोर्स का क्लाउड अलग रहेगा उसके लिए, यानी उसका लॉगिन अलग रहेगा। वो टेस्टर फिर पूरा टेस्ट करता है, अगर कोई इशू रहा तो फिर से डेवलपर को देता है, डेवलपर फिर से गिट में कमिट करता है, फिर पूरा टेस्ट होने के बाद फिर से उसको डेव टेस्ट में डिप्लॉय किया जाता है। अब यहाँ पे टेस्ट वाले ने बोल दिया सब कुछ बराबर चल रहा है, तो फिर जाके वो प्रोडक्शन में एक्चुअल यूजर को दिया जाता है। समझ में आ रहा कि ये सारी चीजें क्या बोल रहा हूँ, क्या वर्ड्स बोल रहा हूँ। कल जाके एक्सपीरियंस कैंडिडेट के हिसाब से अगर तुम आते हो तो तुमको ये सारी चीजें बोलनी पड़ेगी। समझ में आ रहा क्या सभी को? क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस कैंडिडेट करके अगर जाते हो तो ये सारी चीज़ें पता चाहिए। भले ही तुम काम नहीं कर रहे हो बट फिर भी तुमको पता चाहिए कि गिट क्या होता है, ठीक है, कहाँ से कोड लिया जाता है, ठीक है, और कैसे फिर वो कोड को फिर सेल्सफोर्स के अंदर डाला जाता है। एज अ लर्निंग पर्पस हम लोग डायरेक्ट सेल्सफोर्स को ही कनेक्ट करते हैं। तो समझा क्या ये कंसेप्ट? ठीक है, तो आपको बोलना है कि आपका कोड जो था, अगर आपको सही में पूछा गया कि आपने कोड किया है तो कोड कहाँ पे था, कैसे आपने उसको लाया, ठीक है, और फिर कैसे डिप्लॉय किया। तो आपको वही बोलना है कि पहले तो हम लोगों ने गिटहब से कोड लिया, गिटहब पे डिप्लॉय किया कोड, और जब पूरा बन गया तो फिर लास्ट में उसको डिप्लॉय किया डेव या टेस्ट पे। क्लियर है?
तो ये करके देखो, हाँ, कोई एक प्रोजेक्ट बना के देखो और फिर उसके अंदर पूरा कंटेंट लेके आओ आपके सेल्सफोर्स का, और फिर उसको चला के देखो। सो अपना एक जावास्क्रिप्ट में एक डॉम कोड पता बाकी था और एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन बाकी था। ऑब्जेक्ट क्रिएशन क्या होता है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो अपन ने वेरिएबल्स, उनके डेटा टाइप्स, ऑब्जेक्ट करने के तरीके, फिर कलेक्शंस, ठीक है, कलेक्शन का रिट्रीवल कैसे रहता वो, कंडीशंस, फंक्शंस, फंक्शंस कैसे लिखे जाते हैं, स्कोप वो भी पढ़े थे, ट्राई और कैच भी पढ़े थे, स्ट्रिक्ट पढ़ा था। अब एक कंसेप्ट आता है डॉम। व्हाट इज डॉम? एक्सेप्शन हैंडलिंग भी पढ़े थे हम लोग। डॉम, डॉम एपीआई इज अ जावास्क्रिप्ट एपीआई टू एचटीएमएल डॉम एलिमेंट। अब ये डॉम क्या होता है, ये बहुत सारी चीजें दी गई, बट डॉम का एक्चुअल कंसेप्ट क्या है वो मैं बताता हूँ। अगर आप किसी भी पेज के ऊपर, किसी भी पेज, अगर आप कोई भी वेबसाइट ओपन करो, ठीक है, और वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट बोलो, ठीक है, नीचे में कंसोल दिखेगा, और कंसोल में आपको ऐसा कंटेंट दिखता है, डॉक्यूमेंट, फिर हेड, बॉडी, बॉडी के अंदर एक्सपांड करोगे तो फिर और कुछ उसके ये मिलेंगे, तो इसको बोलते हैं डॉम कोड। यानी ये सब कुछ लिखा कैसे, किसी फॉर्मेट में लिखा गया, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में लिखा गया, और इसको ट्री फॉर्मेट में रिट्रीव किया जाता है। जैसे अगर आप यही चीज लेते हो, यही पेज, और इंस्पेक्ट बोलते हो, तो यहाँ पे आपको ये कंसोल जो है, अगर आप ये कंसोल को बड़ा करते हो, ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ एरर होंगे इसके, बट अगर आप कंसोल में इसको ये करोगे, अगर ये पूरा बराबर रहेगा, तो अगर कोई स्क्रिप्ट का एरर वगैरह नहीं रहा, ठीक है, तो आपको क्या आएगा, यहाँ पे ऐसा दिखेगा, या ऐसा कोड दिखेगा, या ऐसा डॉक्यूमेंट, एचटीएमएल, हेड, बॉडी। अब बॉडी को एक्सपांड करोगे तो उसके अंदर और भी टैग्स रहेंगे, तो इनको बोला जाता है डॉक्यूमेंट कोड या डॉम कोड, ठीक है। यानी जावास्क्रिप्ट जो भी कुछ हैंडल करता है, जावास्क्रिप्ट जो कुछ भी हैंडल करता है वो डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में हैंडल करता है, यानी टैक्स के फॉर्मेट में हैंडल करता है, ठीक है। अभी मैं सिंपल अगर आपको बोलूं, ठीक है, कि एक विंडो है, उसमें हिस्ट्री है, लोकेशन है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट में क्या रहता है, हेडिंग, पैराग्राफ, ठीक है। तो अगर मैं डॉक्यूमेंट को बोलूंगा तो इसका हो गया ये हेडिंग, और उसके अंदर फिर उसका पैराग्राफ, यानी उसका कंटेंट, तो उस प्रकार से उसको लिखा जाता है। फिर उसमें टेक्स्ट, नोट, फॉर्म, ये सारी चीजें रहती, ठीक है। उसके इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा एक बार पढ़ लो, पर उतना उसको आपको करने की जरूरत नहीं है। बट हम लोग डॉक्यूमेंट के हिसाब से, यानी वो टैग के हिसाब से डेटा एक्सेस कर सकते हैं, किसी का भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे क्या है अपने पास मेथड है, जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम देके अपन पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं, नेम देके वो कंटेंट निकाल सकते हैं, टैग का नाम देके टैग निकाल सकते हैं, क्लास का नाम देके क्लास निकाल सकते हैं। तो ऐसे मेथड्स है जावास्क्रिप्ट में, जिनका यूज करके हम लोग वो जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर की इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। यानी स्पेसिफिक एक टैग है, ये टैग है, वहां ये टैग है। अब इसमें बोला गेट डॉक्यूमेंट बाय क्लास, और ये क्लास का नाम दे दिया, तो मेरे को उसका पूरा कंटेंट वापस मिलेगा। गेट डॉक्यूमेंट बाय आईडी, अगर किसी को आईडी होगा तो आईडी बोल दिया, तो मेरे को आईडी के हिसाब से जो भी कंटेंट होगा वो मेरे को वापस मिलेगा। तो ऐसे इनके अंदर मेथड्स है, ठीक है। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, क्लास का नाम दो तो उसके एलिमेंट वापस मिलेगी, उसके अंदर के एलिमेंट्स। टैग का नाम दो, टैग के अंदर के एलिमेंट्स मिलेंगे। नेम दो, नेम के अंदर जो कुछ भी होगा वो मिलेगा। आईडी दो, आईडी के अंदर से वापस मिलेगा। तो वो चीज यहाँ पे बोली गई है। जैसा यहाँ पे ये देखो, एक टेक्स्ट, एक एचटीएमएल बनाया और इनपुट आईडी में नाम दिया मैंने टेक्स्ट नेम, और उसका टाइप दिया टेक्स्ट। यानी क्या है, यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल बनाई गई है और उसका नाम दिया गया टेक्स्ट नेम। तो ये भी क्या हो गया, एक डॉक्यूमेंट हो गया, डॉम कोड हो गया, क्योंकि ये भी एक टैग है। समझ में आ रहा क्या? जो भी एचटीएमएल में लिखा जाता है वो डॉम कोड के हिसाब से लिखा जाता है, टैग्स के हिसाब से। एक टैग के अंदर फिर मल्टीपल टैग्स रहते हैं।
जैसे एक बॉडी नाम का टैग है, इसके अंदर इनपुट नाम का टैग है, स्क्रिप्ट नाम का टैग है। अब इसके अंदर के कंटेंट अगर आपको रिट्रीव करने हैं तो आप विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट इजीली रिट्रीव कर सकते हो, ये बोलने का काम है। ठीक है, अब जैसा ये कोड है index.html, अब इसके अंदर एक टेक्स्ट फील्ड है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट फील्ड, और उसको नाम दिया गया आईडी, आईडी यानी उसका नाम, वो टेक्स्ट फील्ड का नाम दिया है टेक्स्ट नेम। अब जो कुछ भी उसके अंदर टाइप होगा, अगर वो कंटेंट आपको जावास्क्रिप्ट में लेके आना है, जो भी टेक्स्ट फील्ड के अंदर टाइप होगा अगर वो आपको जावास्क्रिप्ट में लेके आना, तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और नाम। समझा क्या, क्या बोलना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और वो टेक्स्ट फील्ड का नाम। तो वो जो कुछ भी वो टेक्स्ट फील्ड के अंदर टाइप होगा वो आपको वापस मिल जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट में कंटेंट अगर लेना है, किसी भी टैग के कंटेंट वापस लेना है, तो आपके पास जो कंसेप्ट है वो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, गेट एलिमेंट बाय नेम, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय टैग, गेट एलिमेंट बाय क्लास। तो ऐसा लिखना पड़ता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, और आईडी है तो आईडी, नेम है तो नेम। ठीक है, इसके हिसाब से आप उसको ले सकते। समझा क्या। जैसा फिर मैंने एक app.js लिखा है, जो कि ये कोड जब लोड होगा तब कॉल होगा, और मैंने यहाँ पे सिंपल बोला विंडो ऑन लोड, ये होगा फंक्शनल डिक्लेरेशन वाली चीज हो गई, विंडो ऑन लोड, और एक फंक्शन लिखा है विंडो के लोड होने का फंक्शन, और वो फंक्शन में कंसोल में टाइप किया टेक्स्ट नेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जो भी उस फ्रंट एंड पे जो भी कुछ टाइप होगा वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा, जो भी वो टेक्स्ट फील्ड में टाइप होगा, बट स्टार्टिंग में लोड करते वक्त। समझा क्या। तो आपको अगर HTML के कंटेंट जावास्क्रिप्ट में लेके आने हैं, HTML के कंटेंट, फिर से देखो ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कल जाके HTML के टेक्स्ट फील्ड के वैल्यू मेरे को जावास्क्रिप्ट में लेके आना है, तो मेरे के पास जो कंसेप्ट है वो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, ऐसा लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो भी वो टेक्स्ट फील्ड का नाम रहेगा वो नाम आपको देना है, उसके अंदर के कंटेंट आपको वापस मिलेगी। तो कंसेप्ट यहाँ पे ऐसा लिखा जाता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। समझ में आ रहा क्या, ऐसा अपने को जावास्क्रिप्ट में लिखना पड़ेगा अगर मेरे को HTML के कंटेंट लेके आने हैं तो। समझा क्या, क्योंकि HTML का कोड डॉम कोड कंसिडर होता है और हर चीज आपको डॉक्यूमेंट के हिसाब से मिलती है, इसलिए उसको डॉम कोड बोला जाता है। समझा क्या सभी को, बाकी लोगों को डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट क्या बोला गया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट यानी अगर मेरे को HTML का कोड, HTML में टेक्स्ट फील्ड है, टैग है, क्लास है, ठीक है, जो कुछ भी है, अगर उनके कंटेंट मेरे को वापस लेके आना है तो मेरे को ऐसा लिखना पड़ता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, ठीक है, टेक्स्ट नेम डॉट वैल्यू बोलोगे तो वैल्यू आ जाएगी, उसके अंदर की जो भी वैल्यू होगी। अगर वो टेक्स्ट लिखा तो डायरेक्ट वो टेक्स्ट दे देगा, वो है ना टेक्स्ट फील्ड दे देगा, डॉट वैल्यू बोल दिया तो उसके अंदर की वैल्यू आ जाएगी। समझा क्या। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में नाम लिखो, टेक्स्ट फील्ड का डॉट वैल्यू बोलो तो एग्जैक्टली वैल्यू मिल जाएगी। डायरेक्टली सिर्फ इतना लिखने से वैल्यू नहीं मिलती, डॉट वैल्यू बोलने पे उसके अंदर का जो भी कंटेंट है उसकी वैल्यू मिल जाती। ठीक है, क्लास के हिसाब से भी दे सकते हो, अगर किसी को क्लास है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट और क्लास, तो जिसको भी सेम क्लास नाम रहेगा वो पूरे कंटेंट आपको वापस मिल जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास, तो क्लास का नाम दो, तो क्लास का नाम सभी को सेम रहता है, CSS नाम रहता है ना ये, तो जिन जिन के भी क्लास के नाम सेम है वो सबके कंटेंट आपको वापस मिल जाएंगे, ऐसे नाम वापस मिल। समझ में आ रहा क्या। तो ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ये कंसेप्ट रहता है। ठीक है, तो इसको पढ़ लो एक बार, कंटेंट मैंने दिया है, बहुत सारी चीजें दी है यहाँ पे, वो एक बार पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। कोड करके देखो उसको, बहुत हार्ड नहीं है। अब मैं हर एक डिटेल पे नहीं जाता जावास्क्रिप्ट के, आप करके देख सकते हो, यहाँ पे मैंने करके दिया है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम है,
टैग के नाम के साथ, क्लास के नाम के साथ, आईडी के साथ, नेम के साथ, क्वेरी सिलेक्टर के साथ एक बार पढ़ लो, ठीक है। स्किप मत करो इसको, मैंने स्किप किया इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इजी पार्ट है, इसलिए मैं उसमें और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, समझा क्या। बट ये पूरा पढ़ के, ये पूरा करके देखो। यहाँ पे जो भी दिया गया है वैसा करके देखो, करोगे क्या, क्योंकि ये सब कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड आपको वहां पे दिखेगा। उसमें से कुछ नहीं समझता तो मेरे को पूछो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, नेम, टैग, क्लास कैसे लिए जाते हैं, क्वेरी सिलेक्टर क्या होता है, सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, करके देखो। नहीं समझता तो मेरे को पूछो, हर चीज मैं यहाँ से अगर आपको हर चीज नहीं बताते बैठूंगा, ये चीज जो दी गई है उसको पढ़ो, ठीक है, और करके देखो। डॉक्यूमेंट मैंने दिया है, क्लियर है सभी को। ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ये भी एक कंसेप्ट है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे किया जाता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आप फंक्शन के अंदर से भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसा एक कांस्टेंट लिया बाइक नाम का, यानी एक वेरिएबल लिया, जैसे वैर होता है ना, वैसे CONST कॉन्स्ट करके भी एक वेरिएबल होता है, यानी डायरेक्ट कांस्टेंट वेरिएबल बाइक नाम का, और उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट में मैंने आपको बताया था कैसे लिखा जाता है, वैल्यू, सॉरी, नेम एंड वैल्यू, नेम एंड वैल्यू। तो बाइक नाम का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर गियर एक नेम है और उसकी वैल्यू, करंट गियर एक वैल्यू। अब आपको और एक ऑब्जेक्ट उसके अंदर बनाना था, तो मैंने चेंज गियर नाम का एक, ठीक है, और एक कंसेप्ट लिया, और उसमें फंक्शन में डायरेक्शन, यानी मेरे को क्या करना था, डायरेक्शन अगर अप है तो करंट गियर में वैल्यू अलग लेनी थी, डायरेक्शन अगर डाउन है तो करंट गियर में माइनस करनी थी। तो मैंने क्या किया, अंदर में एक फंक्शन बनाया। तो ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शंस भी बना सकते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन बनाया, डायरेक्शन एंड चेंज बाय। डायरेक्शन अगर अप है तो करंट गियर में अपन क्या कर रहे हैं, जो भी चेंज बाय में वैल्यू आएगी वो डाल रहे हैं, और अगर अप नहीं है तो चेंज बाय में करंट गियर में माइनस कर रहे हैं। दिख रहा क्या, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया बाइक नाम का, मैं सिर्फ तरीके बता रहा हूं आपको कैसे होता है, कैसे चलता है। एक बाइक नाम का ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें गियर और करंट गियर नाम के दो क्या किए, नेम वैल्यू पेयर डाल दिए। अब मेरे को ये करंट गियर की वैल्यू चेंज करना था एक फंक्शन के हिसाब से, तो इसलिए मैंने चेंज गियर नाम का एक वेरिएबल लिया है, ठीक है, क्लियर है। चेंज गियर और उसमें एक फंक्शन कॉल किया, फंक्शन, और उसमें डायरेक्शन और चेंज बाय ऐसे दो इनपुट पैरामीटर लिए। डायरेक्शन अगर अप है तो चेंज बाय में जो भी वैल्यू होगी वो करंट गियर से प्लस होगी, अगर नहीं है तो चेंज बाय में जो भी वैल्यू वो करंट गियर से माइनस होगी, ठीक है। अब जब आप प्रिंट करोगे तो लॉग डॉट बाइक डॉट गियर बोलोगे तो 10 प्रिंट होगा, बाइक डॉट करंट गियर बोलते तो 3 प्रिंट होगा। और अगर आप ऐसा लिखते हो बाइक डॉट चेंज गियर, चेंज गियर वो फंक्शन का नाम है, बाइक डॉट चेंज गियर अप एंड 1, तो डायरेक्शन में अप आएगा, चेंज में 1 आएगा। और फिर कंसोल में आप लिखोगे बाइक डॉट चेंज गियर। इससे क्या हो रहा है, आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो। ये कौन सा है, फंक्शनल डिक्लेरेशन वाला कंसेप्ट है, दिख रहा क्या। तो उसको कॉल किया और फिर से आपने बाइक डॉट करंट गियर बोले तो आपको 4 मिलेगा, समझा क्या। फिर से देखो, देख लो कोड एक बार। एक क्या बनाया अपने, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट बनाते हो, CONST लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको उसको ये करना है, चेंज नहीं करना आगे में, तो या वेर भी लिख सकते हैं बाइक, और उसके अंदर गियर और करंट वैल्यू। बट ये करंट गियर की वैल्यू मेरे को एक फंक्शन के थ्रू चेंज करवानी थी, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर ही फंक्शन बनाया, और वो फंक्शन में, ठीक है, फंक्शन के लिए एक वेरिएबल डिफाइन किया चेंज गियर नाम का। चेंज गियर इसमें वैल्यू आएगी, कोलन फंक्शन डायरेक्शन एंड चेंज बाय, ठीक है। अगर डायरेक्शन अप है तो करंट गियर की वैल्यू प्लस की, डायरेक्शन अगर डाउन है तो करंट गियर की वैल्यू माइनस की। और फिर जब मैं कंसोल में बाइक डॉट गियर और करंट गियर बोलूंगा तो वो तो नॉर्मल 10 और 3 आएंगे। बट अगर मेरे को डायरेक्टली वो फंक्शन को कॉल करना है, ऑब्जेक्ट के अंदर के फंक्शन को, तो मैं बाइक डॉट चेंज गियर ये फंक्शन को कॉल किया, ये फंक्शन का नाम है,
फंक्शन का नाम या वेरिएबल जो भी बोलो, और उसमें अप एंड 1 ये दो चाहिए, और फिर बाइक डॉट करंट गियर का फिर से वेरिएबल कॉल किया, तो मेरे को अभी क्या मिलेगा, अप है इसलिए वैल्यू 1 से अप हो जाएगी, तो मेरे को करंट गियर में 4 मिलेगा। समझा क्या? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन, और फंक्शन को कैसे कॉल किया गया है देख लो अच्छे से। ऐसा भी करना पड़ सकता है तुमको कि एक ऑब्जेक्ट बनाए, उसके अंदर एक फंक्शन बनाए, और फंक्शन के हिसाब से ऑब्जेक्ट के अंदर के वैल्यूज क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, और उनको कैसे कॉल किया जाता है। फंक्शन डॉट वेरिएबल के नाम तो दे ही सकते हो, बट आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल के नाम, बट ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन को भी कॉल कर सकते हो। देखो बाइक डॉट चेंज गियर, और उसमें दो लगता है तो डायरेक्शन और चेंज बाय, ये दो चीज अपन ने दे दी। अब उसके बाद फिर से बाइक डॉट करंट गियर अगर ये देखते हैं तो अपने को वैल्यू चेंज वाली मिलनी चाहिए। समझा क्या? दिख रहा क्या ये चीज? समझ में आ रहा क्या कैसे कॉल किया जा रहा है? ये भी कंसेप्ट है जो आपको आगे में आएगा, ठीक है, इसको भी एक बार पढ़ लो, सेम कंसेप्ट है वो चीज, और ये थेराटिकल पार्ट भी पढ़ लो, पढ़ो, ठीक है। नहीं समझता तो मेरे को पूछो, कुछ कुछ चीजें अपने को करनी पड़ेगी अभी। कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे कॉल होता है वो भी यहाँ पे दिया गया है, अपने को कंस्ट्रक्टर वगैरह सारी चीजें पता है, ठीक है। कल मैं फिर से एक बार लूंगा, बट हर चीज मैं ही लूंगा ऐसा मत सोचो, कुछ अपना भी दिमाग लगाओ और खुद भी सेल्फ स्टडी करो हर चीज की, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट कैसे बनता है कंस्ट्रक्टर से ये भी करके देखो, और नीचे में क्या लिखा है वो भी पढ़ो, नहीं समझता तो मेरे को पूछो, ठीक है। तो ये करके देखो, ये भी मैं आज भेजता हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएशन इन जावास्क्रिप्ट, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने अपने को जावास्क्रिप्ट में, तब ये सारी चीजें आएंगी, तो इसको एक बार पढ़ो, और ये कंस्ट्रक्टर वाली चीज भी पढ़ो, ठीक है। और नहीं समझता तो मेरे को पूछो कल, ठीक है। और फिर कल से अपन लाइटनिंग चालू करेंगे, तब मैं ये सारी चीजें वहां पे दिखेगी। हाँ, समझा? क्लियर है? कोई क्वेश्चन?